जारी बेटा, आवाज क्लियर है, पिक्चर क्वालिटी सही है। जितेंद्र जी, अजीत कुमार, सपना, स्वाति, सभी का स्वागत है। जितेंद्र जी, आज आप नए स्टूडेंट लग रहे हैं, पहला दिन लग रहा आपका। खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जितेंद्र जी, आपका हमारे इस परिवार में स्वागत है। घबराइएगा नहीं, क्या क्या छोटा सब ऐप पर उपलब्ध है और इसी के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी कराएंगे और टॉपिक वाइज प्रिंटेड नोट्स भी होगा। हैंड रिटन का नोट्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि बच्चे अभी तक नहीं भेजे, कह दिया था लिखने को, लेकिन हाँ, प्रिंटेड नोट्स मिल जाएगा जल्द ही। हमने कह दिया है टाइपिस्ट से, कुछ उसमें करेक्शन था, करेक्शन हो जाए उसके बाद प्रिंटेड नोट्स आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो सभी क्लियर हैं? गुड इवनिंग अमिता जी, कैसी हैं? तो आज हम सभी आगे बढ़ेंगे। सोहित शुक्ला जी, आज आपका भी पहला दिन लग रहा। नगमा जी, स्वागत है। सोहित शुक्ला, जो भी आज पहले दिन है जरा कमेंट कर दे बेटा कि आज हमारा पहला दिन है। तो ऐप पर उपलब्ध है सारी चीजें आपको, है ना। इस बार ऐप पर पूरा नोट्स भी डलवा देंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी डलवाएंगे। ठीक, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी डलवाएंगे कराते कराते। खुश रहे, खुश रहे। और जब पढ़ रहे हैं आप तो क्या समस्या है तुम्हें? 1 अगस्त से अब तक तुम क्या चाह रही थी? पूरा प्राचीन खत्म हो जाता है क्या? बेटा, जब डिटेल में चलता है तो ऐसे ही चलता है। और तुम्हें इतनी बार बता दिया सोलित शुक्ला जी कि आप आराम से पढ़िए ना। पिछली क्लास, पिछला अभी मतलब एक राउंड पूरा किया और रखा तो है सब। पढ़िए आप 1 महीने में खत्म कर लीजिए हिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास वो भी लाइव क्लास ही है, वो भी रेगुलर लाइव क्लास है, पढ़ते जाइए उसको ना। आप क्यों परेशान है, अनावश्यक परेशान? पढ़िए, टाइम दीजिए, समय दीजिए आप। अनुष्का मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। ऑफलाइन क्लास का नोट्स, ऑफलाइन में कहां पढ़ा रहा हूं जो ऑफलाइन क्लास का नोट्स होगा बेटा? ये कौन तुम लोग दिमाग में डाल दिया? ऑफलाइन क्लास का नोट्स मतलब हाथ का लिखा हुआ। ये भूत उतार लो यार, हाथ का लिखा हुआ, ठीक है। ऑफलाइन ही तो बनाओ, बनाओ, लिखो तुम लोग। ये जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं लिखो, ऑफलाइन हो गया है? क्या बेटा? अजीत सिंह जी, जो ऑफलाइन, मैं तो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं ना। ऑफलाइन आप बनाइए। जैसे कुछ शिक्षक हमारे बंधु, अब वो चयनित है नहीं, वो वहीं पे सेंटर पे हैं, तो ऑफलाइन ऑनलाइन एक साथ पढ़ा दे रहे हैं। तो ऑफलाइन में जो बच्चे नोट्स लिखे हैं उसको आपको भेज दिया। तो आप भी स्वयं लिखिए ना, जो मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूं वही ऑफलाइन हो गया है। ऑफलाइन में कुछ अलग मसाला नहीं है ना बेटा? है क्या कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी नियुक्ति दूर है, मैं वहां से नहीं पढ़ा सकता उस सेंटर से, तो मैं सीधे ऑनलाइन पढ़ाता हूं आप सभी को। तो हम आपको प्रिंटेड नोट्स देंगे। बाकी ऑफलाइन में आस्का से हमने कहा था, सुनी नहीं है ना। जो तुमने लिख रखा है, आस्का नोट्स बना रखी हो, वही वो क्या बोलते हैं, अरे तुम उसको पीडीएफ बना के भेज दो मेरे पास, मैं बच्चों को उसे भेज दिया करूंगा बनवा कर। जी सोली शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी अमित जी, अमिता जी, आप भी सही है। प्यास का क्या कर रही हो तुम भेज नहीं पा रही हो बना के? बच्चों को ऑफलाइन भी नोट्स में देने लगूं हैं? तो तुम टॉपिक वाइज तो पूरा लिख रखी हो ना।
आने दो सपना जी, बिना आए कैसे होगा। तो जिसकी भैया अच्छी राइटिंग हो उसी से मांग लो। देखो पहले जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था बेटा, तो पहले बच्चों से लिखवा करके भेजता था। अब वो पूरा मिल नहीं पाया, तब तक बच्चे चयनित होके चले गए, बाद में भेजते नहीं है वो। हाँ, और मैं स्वयं चयनित होके इधर चला आया, तो टाइम कहाँ है कि हम हाथ से लिख के बनाए। तो ये भूत उतारे आप लोग दिमाग में ना। कुछ कुछ टीचर आपको परेशान कर, आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे, तो भैया हैंड रिटन नोट्स कुछ नया थोड़ी होता है यार, कि हैंड रिटन नोट में कुछ और अलग बारीकी मिल जाएगी। बल्कि प्रिंटेड नोट्स में ज्यादा मैटर मैं आपको दूंगा हैंड रिटन से ज्यादा, डोंट वरी। और बाकी मैं पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल मत परेशान होइए, ये ऑफलाइन का जो जुमला है इससे बचिए, है ना। बाकी मैं आप सभी को डिटेल में पढ़ा रहा हूं, घबराइए मत, पिछला भी पढ़ा रखा हूं। हाँ, तो परेशान ना होइए। राजू से काहे परेशान है मेरे लाल भैया, बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी बेटा हैंड रिटन के परेशान ना हो। हैंड रिटन ज्यादा प्रिंट भी निकलेगा, ज्यादा प्रिंट आउट भी निकलवाना पड़ेगा। बाकी हम जो प्रिंटेड नोट्स हमारे पास है वो हम आपको देंगे, घबराइए। जरूरत ज्यादा दे ही रहा हूं, कंटिन्यू कंटिन्यू आप सभी को जरूरत से ज्यादा दे रहा हूं बेटा। देखो सभी कहते नजर आते हो सर बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुका हूं। जैसे जिस भी बच्चे को घबराहट हो रही कि हमारा कोर्स पूरा होगा कि नहीं, तो ऐप पर पूरा पूरा ए टू जेड क्लास उपलब्ध है, आजादी तक का। और अभी पिछले बैच पिछले राउंड में ही पढ़ाया हूं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए उसको, और इसे भी पढ़िए, तो घबराहट आपको नहीं होगी। हाँ, तुम पुरानी पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दो। जी 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 जी, आज का पूरा सीक्वेंस में जो मैंने पीडीएफ भेजी है, दो दो चार चार करके पर डे भेज दो, एक दिन में सारी ना भेजो। अभी दो भेज दो, प्रागैतिहासिक वाली भेज दो, इतिहास की जानकारी के स्रोत, और प्रागैतिहासिक वाली जो प्राचीन की शुरू में भेजा था उसको भेज दो, है ना। अभी मैंने अपने टाइपिस्ट का रखा, वो अरेंज करके हमें फिर से भेजेगा। तो तब तक एक आध पीडीएफ डाल दो, बच्चे परेशान हो रहे हैं। जी जी जी, भेज दो भेज दो, ठीक है। आज का आज क्लास के बाद भेज देना। चलिए भाई, चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। राजू परेशान है, राजू सिंह जी परेशान हैं कि सर बहुत टाइम हो रहा। आइए आइए बेटा, बात करते हैं ताम्र पाषाण काल की। देखिए अभी तक जो आपने पाषाण काल पढ़ा था बेटा, पाषाण काल की दो अवस्थाएं थी। एक है ना धातु रहित, धातु के बिना। एक पाषाण था धातु रहित, और अब जो पढ़ेंगे धातु सहित। धातु सहित, तो यही जो ये धातु रहित था ये पाषाण काल था, पाषाण काल था। और धातु सहित वाले में है ना महापाषाण, महापाषाण काल, जो आपने कल की क्लास में पढ़ी। और आज अब शुरू होगा ताम्रपाषाण काल। तो ये धातु सहित वाला महापाषाण काल में लोहा मिल गया, लौह साक्ष्य, और इसमें तांबा, तांबा का साक्ष्य मिल गया। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए सारे सारे, ठीक बेटा। तो अभी तक आप सभी ने क्या पढ़ा? आप सभी ने अभी तक पढ़ा धातु रहित वाला, पाषाण काल की सारी अवस्थाएं आपने पढ़ लिया। चाहे इसमें आपका माने पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सारी चीजें आपने इसमें अध्ययन कर लिया। अब और धातु सहित वाले में कल आपने महापाषाण पढ़ा, महापाषाण कल पढ़ लिया आप सभी ने।
आज अब आप ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे बेटा। मानव द्वारा दुनिया में प्रयोग की गई, पूरे वैश्विक लेवल की बात कर रहा हूं, पूरे वैश्विक लेवल की बात है ना। विश्व में मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है? विश्व में मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है? तांबा। इसे इंग्लिश में बेटा कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक कहते हैं। एक बार सीधे यही क्वेश्चन ही पूछ लिया था इरा। इसका जो कल्चर हम लोगों ने पाया, इसका जो कल्चर पाया, समय लगभग 3500 बीसी से शुरू होकर इसका समय हम सभी ने जो देखा है 700 बीसी तक इसके साक्ष्य देखे। कुछ किताबें 900 बीसी कहती हैं, कुछ किताबें 700 बीसी कहती हैं। इतना लंबा इसका कार्यकाल रहा है ना। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना बेटा कि ये जो है ताम्रपाषाण काल, ये 3500 से 700 बीसी तक के काल में था और लगभग पूरे नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है। दक्षिण भारत के कर्नाटका तक इसके साक्ष्य मिलते हैं, जबकि तमिलनाडु में इसके साक्ष्य लगभग नहीं दिखाई देते। ठीक है, ताम्रपाषाण काल ध्यान रखना, कहीं कहीं 700 बीसी है, कहीं कहीं 900 बीसी है। ध्यान रखना, इसी अवस्था के बीच में, इसी के बीच में, इसी काल के मध्य में आपको सैंधव सभ्यता भी मिल जाएगी एक जगह, सैंधव सभ्यता, और इसी में आपको मिल जाएगी एक और कल्चर आती है यार, गेरुवर्णी मृदभांडों की संस्कृति, गेरुवर्णी संस्कृति, जिसे ऋग्वैदिक काल में जोड़ते हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति इसी अवस्था में मिल जाएगी, ऋग्वैदिक या गेरुवर्णी संस्कृति आपको इसी अवस्था में मिल जाएगी। ध्यान रखना, इसी ताम्रपाषाणिक अवस्था के बीच में कुछ स्थलों पर सैंधव संस्कृति मिल जाएगी इसकी उत्तरवर्ती अवस्था में, और कुछ स्थलों पर ऋग्वैदिक कल्चर भी मिल जाएगी। तो आइए इसे मैप के माध्यम से समझते हैं, मैप के माध्यम से। आइए ये जरा मैप देखिएगा बेटा। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, ये भारत, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये बांग्लादेश है। ध्यान से देखिएगा, जो हमारे यहां पाषाण काल की नवपाषाणिक अवस्था आई, उसी के बाद आपको ताम्रपाषाणिक अवस्था दिखाई देने लगती। नवपाषाण काल के पश्चात की ये अवस्था है ना, पूरे भारत में नहीं, लगभग ये इलाका छोड़कर, इसे छोड़कर संपूर्ण भारत, भारतीय महाद्वीप में सब जगह आपको ताम्रपाषाणिक अवस्था मिलने लगती। विशेषकर ये राजस्थान क्षेत्र में है ना, बलूचिस्तान क्षेत्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है, और मालवा में, इतने सेक्टर में ज्यादा दिखती। आइए हम यहां बलूचिस्तान इलाके में बात करते हैं। यहां की जो ताम्रपाषाणिक अवस्था है वो नाल संस्कृति का नाम आपने सुना होगा, ठीक। और ये जो राजस्थान वाली है गणेश्वर अहाड़ संस्कृति, ये भी तांबेवती वाला स्थान है, ये राजस्थान में है बेटा।
ये ताम्र संस्कृति का बड़ा केंद्र है। ये वाला मैं बात कर रहा हूं, ये यहां बलूचिस्तान वाला ये लिख दिया, नाल संस्कृति है ना। कुल्ली संस्कृति भी यही है, कुल्ली संस्कृति, ये सब बलूचिस्तान क्षेत्र में मिल जाएगा आपको। ठीक, बाकी ये राजस्थान क्षेत्र की गणेश्वर अहाड़ संस्कृति मिल जाएगी, है ना। ये महाराष्ट्र में आ जाइए, महाराष्ट्र में आपको जोरवे संस्कृति मिल जाएगी, जोरवे संस्कृति ये बेटा महाराष्ट्र में मिल जाएगी। और ये जो इलाका है ये एमपी वाला मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, ये 4 प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का इलाका भारत में है। 1 2 3 है ना, और राजस्थान की एक और उत्तरवर्ती अवस्था है, बाकी ये पाकिस्तानी इलाका है। तो मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में, ये इतनी संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। बलूचिस्तान के नीचे कुछ नहीं लिखा है बेटा, ध्यान से सुनिए, बलूचिस्तान के नीचे कुछ नहीं लिखा, बस ये नाल संस्कृति और कुल्ली संस्कृति नाम लिखा है, जो ताम्र पाषाणिक अवस्था की मानी जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये कतई नहीं कि इस इलाके में तांबा नहीं मिला। उड़ीसा में भी तांबे के साक्ष्य है, बिहार में भी तांबे के साक्ष्य है, बंगाल में भी तांबे के साक्ष्य है, आंध्रा में भी है, कर्नाटक में भी है। बस तमिलनाडु या तमिलकम क्षेत्र को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में ताम्र पाषाणिक साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ज्यादा सेंट्रलाइज, ज्यादा सर्वाधिक जो है इस जोन में सबसे अधिक अगर ताम्र पाषाणिक संकेंद्रण मिलता है तो ये इस इलाके में सबसे ज्यादा मिलता। ध्यान रखना, इसी इलाके के कुछ स्थल विकसित होकर कांस्ययुगीन संस्कृति में चले गए। कांस्ययुगीन, ध्यान रखना, ताम्र पाषाणिक अवस्था के उत्तरवर्ती चरण में कुछ स्थल कांस्ययुगीन कल्चर में कन्वर्ट हो गए, उन्हें ही सैंधव स्थल कहते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि ये 3500 बीसी के आसपास की कल्चर है, जबकि सैंधव अवस्था अपने परिपक्व की स्थिति में 2350 से लेकर 1750 के बीच में कुछ इन इलाकों में वह बेहतर स्थिति में डेवलप हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ताम्र पाषाण काल पहले आया और उसकी ऊपरी अवस्था पर सैंधव काल आ गया। सैंधव सभ्यता आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि पूरे भारत में थी, बल्कि सैंधव सभ्यता के साथ इसी जोन में दिखाई देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब आपको सैंधव सभ्यता पढ़ाऊंगा वो बस इसी लेवल पर। अच्छा, इसमें कई ऐसी संस्कृतियां हैं जो पूर्व सैंधव अवस्था का संकेत करती हैं, जैसे अब बलूचिस्तान की नाल कुल्ली संस्कृति हो, या अहाड़ संस्कृति का इलाका हो, या मालवा का इलाका हो, या जोरवे का इलाका हो, यहां से पूर्व सैंधव साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमसे बात कर ले। जिस भी बच्चे को यहां पर यहां तक कोई समस्या हो रही हो, कॉन्सेप्ट न समझ में आया हो, तो आप डिस्कस करिए। भारतीय महाद्वीप में कई ऐसे स्थल हैं जहां से अनेक ताम्र निधियां प्राप्त हुई हैं, है ना। अनेक ताम्र निधियां माने कॉपर हुड्स प्राप्त हुई। बताएं जल्दी से, हटे आगे, हम अगले चरण में प्रवेश करें बेटा जल्दी से। तांबे की निधियां कहां कहां प्राप्त? चलिए बढ़ते हैं आगे।
ताम्र निधियां, सीधे सीधे हिंदी में लिख देता है उच्चारण में कॉपर होर्ड्स। कॉपर होर्ड्स। कॉपर होर्ड्स है ना। मुख्यतः उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र मतलब गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। सर्वप्रथम तांबे का उपकरण कांटेदार बर्छी, कानपुर के बिठूर से 1822 एडी में प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्त, अब आ जाइए सबसे बड़ी ताम्रनिधि, ताम्रनिधि गुंगेरिया, गुंगेरिया ये मध्य प्रदेश से 1870 एडी प्राप्त हुई है। अब यहां से क्या क्या मिला गुंगेरिया से, चांदी के और तांबे के दोनों के यहां पतरे मिले। 424 उपकरण है यहां, मतलब ताम्र उपकरण, ताम्र उपकरण और 102 चांदी के पतरे प्राप्त हुए, चांदी के पत्थर। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिए, ये सब गुंगेरिया से प्राप्त। अभी तक सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिला है यही है ना बेटा, ध्यान से देखो, ये क्लियर हो गया। यहां पर इसके अलावा कहते हैं कि लगभग 80 से अधिक ताम्र निधियां अब तक खोजी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य ताम्र निधियां आइए, राजपुर परशु,
राजपुर परशु, ये बिजनौर जिले में है। साथ ही साथ बिसौली, बिसौली ये बदायूं में है। इसके अलावा सनौली, सनौली तो भी नया खोजा गया 1918 में। बागपत, बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला, सबसे बड़ा ज्ञात कब्रिस्तान इसी सनौली से प्राप्त हुआ है, बागपत से, है ना। यहां और ये जो बिसौली है, तांबे की बनी मानवाकृतियां प्राप्त हुई। बिसौली से क्या मिला? तांबे की बनी मानवाकृतियां इस बिसौली से। इसी तरह ध्यान रखना, मदरपुर, मुरादाबाद, मदरपुर ये यूपी का मुरादाबाद है। यहां से 31 ताम्र 31 ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई। तो सब देखिए, यूपी बड़ा केंद्र है इसका। सनौली से ही बेटा, सनौली से एक चीज और मिला है जो मिस कर गया मैं, यही लिख दे रहा हूं, श्रृंगिका तलवार, श्रृंगिका तलवार। इसे हिंदी में देसी भाषा में 2 एंटीना वाला तलवार, 2 एंटीना वाला तलवार, ये भी इसी सनौली से मिला। ये दोनों सनौली का है मामला, ठीक है। मदरपुर से 31 मानवाकृतियां मिल गई। एक खास खास स्थल मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए जरा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मेरठ में है। यहां से क्या मिला? मत्स्य भाला, कापर हार्पून, मत्स्य भाला, इंग्लिश में कहते हैं कापर हार्पून, मत्स्य भाला प्राप्त हुआ है ना। ठीक, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल हैं जहां से चीजें आपको मिली हैं। ठीक बेटा।
ठीक है दोस्त। बर्छी, अरे भाले जैसे छोटी बर्छी, छोटा भाला, बर्छी छोटे भाले के समान होता है बर्छी, ये आपको विशेष हो गया। अब आइए, ये जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषताएं हैं क्या, ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषताओं की बात करूं अगर, तो सबसे प्रमुख बात है प्राचीन ग्रामीण संस्कृति। माने भारत की प्राचीन ग्रामीण संस्कृति इसी युग में आती है, ध्यान रखिए, ताम्रपाषाण काल में, है ना। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। भारत में प्राचीन ग्रामीण संस्कृति यहीं से शुरू होती नजर आती है, ठीक है। इससे पहले गांव जरूर मिले, लेकिन ये ग्रामीण संस्कृति के स्तर पर नहीं आए थे, है ना। सामान्यतः मिट्टी के कच्चे घरों का निर्माण, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शंस है, अपवाद है, गिलुंद। गिलुंद राजस्थान में है, गिलुंद राजस्थान से ईंटें मिली हैं, गिलुंद से पक्की ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला। एकमात्र स्थल है जहां से पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला वो गिलुंद है। शेष जगह कच्ची मिट्टी के कच्चे घरों का या कच्ची ईंटों के मकान, ज्यादातर कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, ध्यान रखना। और इसके अलावा यह लोग अपने मृदभांडों के लिए जाने जाते, मिट्टी के बर्तनों का ये सामान्य प्रयोग करते थे। विशिष्ट प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। तो कौन कौन से विशिष्ट प्रकार थे, ध्यान रखना। दो विशिष्ट मृदभांड इनके हैं, ध्यान रखना कौन से। एक कृष्ण लोहित, कृष्ण लोहित मृदभांड, या इसी को, है ना, काला लाल मृदभांड भी कहते, काला लाल मृदभांड। और दूसरा गैरिक मृदभांड, ओसीपी, ये विशिष्ट है। गैरिक मृदभांड ये पढ़ाया था मैंने, ओसीपी याद है, इंग्लिश में क्या बताया था इसको, ऑर्च्ड कलर पॉटरी। इट मीन्स गेरुवर्णी, गेरुए रंग के गेरुवर्णी मृदभांड, ये ताम्रपाषाणिक लोगों का विशिष्ट मृदभांड, विशिष्टता का सूचक। ये इनकी सामान्य कल्चर है। बाकी खेती करते थे और इसमें ही विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन करते थे। बस ये खास मैंने बात आपको बता दी। आइए, चार प्रमुख
संस्कृतियां हैं और 3 अन्य संस्कृतियां, सभी का नाम लिखूंगा। 4 प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं और 3 गौड़ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। आइए, यहां तक क्लियर हो गया इतना कि यह मुख्य रूप से ग्रामीण कल्चर के लोग थे। प्राचीन ग्रामीण संस्कृति ताम्र पाषाण काल में आती है, ध्यान रखिएगा। परंतु यह संस्कृति निरक्षर समाज वाली थी। यह समाज क्या था? ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन इन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। यहां तक निरक्षर समाज आपको मिलेगा, है ना। जैसे सैंधव काल में कुछ अक्षर तो मिला, लेकिन क्या लिखे आज तक नहीं पता, है ना। लेकिन सामान्यतः यह निरक्षर समाज का समय है। बाकी कच्चे घरों का में रहते थे, प्राचीन कच्ची ईंटें प्रयोग करते थे, ठीक है। सिर्फ गिलुंद एक ऐसा स्थल है जहां से पक्की ईंट मिली है। बाकी विशिष्ट प्रकार के मृदभांड, तो 2 प्रकार के विशिष्ट मृदभांड हैं इनके, कृष्ण लोहित काला लाल और गैरिक मृदभांड, जिसे ओशीपी या ऑच्ड कलर या गेरुवर्णी या गेरुए रंग का मृदभांड इसे कहा जाता। गैरिक और गेरुवर्ण एक ही है। गेरुवर्णी या गैरिक कोई अंतर नहीं बेटा, दोनों एक ही है। गेरुवर्णी कहो चाहे गैरिक कहो, दोनों एक ही है बेटा। गैरिक और गेरुवर्णी सेम है। चाहे यहां मैंने लिख दिया गेरुवर्णी, अगर ये गैरिक लिख दिया जाए तो भी एक ही है, माने गेरुवर्णी और गैरिक कोई अलग नहीं। ठीक, ये दिमाग में बैठा लो। तो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति। आइए, प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब इनका थोड़ा सा डिटेल। तो सबसे जो पुरानी ताम्र पाषाणिक संस्कृति है वो कायथा है। कायथा, कायथा सर्वाधिक प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृति, माने कार्बन डेटिंग के अनुसार, ठीक है, सबसे पुरानी इसे ही माना जाता। इसके बाद अहाड़, ये कायथा एमपी में है। फिर अहाड़, अहाड़ राजस्थान में है। इसी अहाड़ को बनास संस्कृति भी कहते हैं। ये राजस्थान में। अब आ जाइए इसके बाद मालवा, मालवा भी एमपी में है। फिर जोरवे, सबसे नई जोरवे संस्कृति, ये महाराष्ट्र की है, सबसे नई, सबसे बाद की। इसके अलावा कुछ ये 4 मुख्य हैं, अन्य में 3 और आती हैं। शावल्दा, शावल्दा, प्रभास और रंगपुर, ये तीनों गुजरात में है ना। तो ये प्रमुख संस्कृतियां हैं, ये ध्यान रखिए। अब इसमें कायथा संस्कृति हड़प्पा की समवर्ती मानी जाती है ना। ये जो है कायथा हड़प्पा की समवर्ती, माने हड़प्पा के समान, एक तरफ हड़प्पा चल रही थी उधर, और इधर एमपी में ये चल रही थी। ये हो गई। ये सबसे अधिक दीर्घजीवी यही रही, क्योंकि जो इसका समय है
ये लगभग 700 बीसी तक चलती रही, सबसे अधिक दिनों तक इसी का समय दिखाई देता है ना। ये आपको ये संस्कृतियां हैं जो मैंने आपके सामने रख दिया। यहां तक कोई दिक्कत अगर किसी को हो तो फिर से बात कर, किसी भी बच्चे को। इसके बाद सभी संस्कृतियों का थोड़ा थोड़ा स्पेशल है, वो सब हम नहीं, गणेश्वर पुरानी नहीं। कार्बन डेटिंग में बेटा देखो, खोजी गई गणेश्वर है आहार, लेकिन जब उसकी कार्बन डेटिंग में चले जाते हैं तो सबसे पुरानी कायथा हो जाती है। जब उसकी कल्चर की कार्बन डेटिंग निकालते हैं, देखिए काम तो हुआ आहार वगैरह में ज्यादा, लेकिन जब उसकी कल्चर की पहचान करते हैं तो सांस्कृतिक आधार पर सबसे पुरानी ये मानी जाती है ना। कार्बन डेटिंग के आधार पर सबसे पुरानी। ठीक है सचिन जी, राजू सिंह जी, कल्चरल बेस पर, कल्चर और कार्बन डेटिंग आधार पर सबसे पुरानी ये है, लेकिन खोज के आधार पर आहार है ना। दो कहां बेटा, क्या पूछ रहे हो? दो हड़प्पा की समवर्ती संस्कृति, सेकेंड जो लिखा कायथा में, ये हड़प्पा की समवर्ती संस्कृति मानी जाती, समान संस्कृति मानी जाती। ठीक है बेटा, और बताइए, और बताइए। अब इनके आप डिटेल में चलेंगे वन बाय वन। गणेश्वर क्षेत्र को आहद में, अहाड़ में, अहाड़ में बनास लिखा है सैनी जी, ये बनास लिखा है, बनास, बनास। ठीक है, बनास संस्कृति, क्योंकि आहार स्थल बनास नदी घाटी में प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। जो आप लोग गणेश्वर को मान रहे हैं बेटा, उसे जननी माना जाता, माने वहीं से ताम्र का क्षेत्र, ताम्र जो वस्तु है गणेश्वर के आसपास से ही अन्य जगहों पर फैली। वो तांबे की खान होने के कारण गणेश्वर क्षेत्र को सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की जननी कहा जाता है, लेकिन वह पूरी कल्चर नहीं है, बल्कि सिर्फ वो स्रोत है, सिर्फ वह स्रोत है जहां से तांबे के प्रसार हुआ, स्रोत के कारण उसे जननी कहते हैं। सांस्कृतिक आधार पर प्राचीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तांबे के स्रोत के रूप में प्राचीनतम माना जाता है दोस्त। ठीक है, अब इसके बाद सभी संस्कृतियों का मिलान करना है, उन्हें जोड़ना है, बताना है। ठीक है, तो अब इसको नई क्लास से करेंगे, है ना। आज वैसे भी सैटरडे है बेटा, बस यहीं तक, मंदिर वगैरह जाना रहता है, तो अब आज यहीं तक पढ़ाएंगे। अब बाकी इसका हमने क्वेश्चन दे दिया है बनने के लिए। कोई एक बुक नहीं है राजेंद्र कुमार, यार बुक के पीछे मत पड़ो। कौन कौन किताबें दिखाएं? 4 किताबें हैं अभी मेरे पास रखी, 4 किताबें रखी हैं और उससे नोट्स बनाए होते हैं बेटा, है ना। केसी श्रीवास्तव भी है ना, हमारे पास झा श्रीमाली भी है ना। ऐसे ही गाइडें भी एक आध दो रखी हुई हैं, तो बौद्धिक प्रकाशन वगैरह की। किसी एक किताब का नहीं मैटर है, ये कई किताबों के मिक्स मैटर हैं। तो बाकी जितना पढ़ा रहा हूं किताबों से टेंशन छोड़ दो, किताबों की टेंशन राजेंद्र जी छोड़ दो, सीधे सीधे जितना लिखा रहा हूं पढ़ा रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर
कि किसी एक किताब पर हम लोग डिपेंड होने वाले नहीं हैं। हम क्या करते हैं बेटा कि जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैटर को कलेक्ट करते हैं और उसके आसपास चीजों को पढ़ाते हैं। तो आप घबराइए मत। कई बार ग्रुप पे डाला है यार, फिर डाल देंगे सैनी जी। ठीक है राजेंद्र जी, किताब तो बताई है मैंने, जो भी लेना हो ले लीजिए, लेकिन किसी एक किताब का मामला नहीं होता, ये एक्सपीरियंस पर आधारित होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो आइए एक बार सही हमसे डिस्कस करके, राजू सिंह जी सही हमसे डिस्कस करके माने, हम आयोग के आंसर से आपको लेके चलेंगे, हम आयोग द्वारा दिए गए आंसर से डिस्कस करेंगे। राजू सिंह जी घबराइए मत, एक बार रिवीजन ले लीजिए। पाषाण काल की दो अवस्थाएं धातु रहित थी, जिनमें सारा पाषाण काल था, इसमें किसी प्रकार की धातु नहीं थी, और दूसरा धातु सहित, जिनमें महापाषाण है लौह संस्कृति, ताम्र पाषाण है ताम्र संस्कृति। अब इसके बाद हमने ताम्र पाषाणिक अवस्था का पूरा ग्राफ बनाया है ना, राजस्थान का गणेश्वर हाड़, और ये बलूचिस्तान की नालकुल्ली, और इधर ये महाराष्ट्र की जोरवे, और इधर मालवा क्षेत्र का, ये सारे मैंने इलाके आपको बताए। जबकि यूपी का यहाँ नाम ही नहीं है, जबकि यूपी में सबसे ज्यादा स्थल पाए, लेकिन प्राचीनता के कारण, सांस्कृतिक धरोहर के कारण हमने आपको वो चीजें बताई जो एग्जाम में आती है ना। और आइए अब इसके अलावा देखिए, मुख्यतः उत्तर प्रदेश दोआब क्षेत्र ताम्रपाषाणिक संस्कृति का, उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र प्रमुख केंद्र था। सर्वप्रथम तांबे के उपकरण कानपुर के बिठूर से मिला। सबसे बड़ी तांबे की निधि गुंगेरिया एमपी से मिली, जहां से 424 ताम्र उपकरण और 102 चांदी के पत्तरे प्राप्त हुए। इसके बाद उत्तर प्रदेश की अन्य ताम्र निधियां हैं, राजपुर परसू बिजनौर से, बिसौली बदायूं जहां तांबे की बनी मानवाकृतियां मिली है, सनौली बागपत में श्रृंगिका तलवार, माने दो एंटीना, दो ऐसे निकला हुआ पकड़ने वाला, एक इधर एक इधर, हाँ एंटीना वाला तलवार। इसके अलावा सबसे बड़ा ज्ञात कब्रिस्तान इसी सनौली बागपत से मिला है, और जहां मैं पोस्टेड हूं, जहां मेरी अपनी ज्वाइनिंग है, यहां सनौली तो नहीं बागपत जिले में है, एक सराय बाजार पड़ती वहीं पे है। तो इसके बाद मदरपुर मुरादाबाद में 31 ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं, और हस्तिनापुर मेरठ से मत्स्य भाला कॉपर हारपून्स प्राप्त हुआ है। इस तरह से दोस्त ये मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया। और देखिए कुछ और बात है ना, ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषताएं, निरक्षर समाज, ग्रामीण कल्चर, सामान्यतः मिट्टी के कच्चे घर, कच्ची ईंटों से बने हुए, सिर्फ गिलुंद से पक्की मीट मिलती है। इसके अलावा मृदभांडों का प्रयोग करते थे, काले और लाल और गैरिक मृदभांड, ये इनके विशिष्ट मृदभांड है। और इधर प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियों में कायथा, अहाड़, मालवा, जोरवे, सावलदा, प्रभास, रंगपुर। ठीक, सनौली जो है बेटा, ना 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 ना, ओहो, सनौली उत्तर हड़प्पा की, सिंधु के बाद की है। सनौली कहां है? हड़प्पा उत्तर है लेकिन ताम्रपाषाणिक अस्थि। हड़प्पा उत्तर काल, हड़प्पा संस्कृति के पतन की अवस्था की बात, हड़प्पा उत्तर, हड़प्पा संस्कृति जहां से डाउन होती है उसके आगे की, रथ भी मिला बिल्कुल, ठीक है। सनौली सैंधव सभ्यता के बाद की अवस्था की, ठीक है, लेकिन है ताम्रपाषाण, ये कांस्य युगीन नहीं हो पाई थी। हमने बताया शुरू में ही मैप बनाया था, जो
कि कुछ ताम्र पाषाणिक अवस्था कांस्य युग में पहुंच गई जो सैंधो संस्कृति कहलाई, बाकी शेष ताम्र पाषाणिक अवस्था तांबे में ही रह गई, इसीलिए उसे ताम्र अवस्था कहते हैं, जो सैंधो सभ्यता के पहले की ही काल है और बाद की भी काल। ये पॉइंट ही है राजेंद्र कुमार, बस इससे ज्यादा पॉइंट लेके चलने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ही है बेटा। ये जितनी चीजें बता रहा हूं पॉइंट वाइज है अभी, और पॉइंट ही तो है ये सारा जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, ठीक है, ये सारे हैं। कुछ चीजें अभ्यास प्रश्न में आएंगी, तो बस अनावश्यक कूड़ा छांटना है मुझे, है ना, अनावश्यक कूड़ा छांटना है राजेंद्र जी, है ना। जितना कूड़ा करकट है किताबों में भरा हुआ उसे हम फिल्टर कर देंगे, सिर्फ आपको मक्खन खिलाना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। किताबें तो इतनी मोटी मोटी है यार, कितना पढ़ोगे, तो उसमें कुछ एक्सपीरियंस भी काम करेगा, 25 साल का पढ़ने का और पढ़ाने का है। तो तुम लोगों के पास मैं जानता हूं इतना मैटर रखे हो या 1000 कोचिंग से नोट्स इकट्ठा किए होगे, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्रीम खिलाएंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही पढ़ाएंगे, है ना बेटा, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही पढ़ाएंगे। हमारा काम है मथना, मथकर क्रीम निकाल के देना। ऐसा आज कोई कंपटीटर नहीं है जो कोचिंग पढ़ने का प्रयास कर रहा है और जिसने न जाने कितना पढ़ा हो, न जाने कितना नोट्स इकट्ठा किया हो, न जाने कितने टीचरों के संपर्क में रहा हो, ये सब अंडरस्टूड है। मैं समझ सकता हूं बेटा, आप हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ सोच कर जुड़े हैं, तो हमारा अपना एक्सपीरियंस काम करेगा, उसमें फालतू चीजें निकाल बाहर करूंगा, वो चीजें खिलाऊंगा जो आपके लिए आवश्यक है। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर और एक मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर में अंतर है। जितनी जैसे नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओगे तो 1000 दवाएं लिख देगा, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ ही दवा देगा, है ना। तो धैर्य बनाए रखिए, हमारा अपना एक्सपीरियंस काम करेगा। चयनित कराया हूं कई लोगों को और वही एक्सपीरियंस आपके लिए भी काम करेगा। है ना बेटा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बस धैर्य बनाए रखिए। तो आप एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर में हैं, तो हमारे अपने एक्सपीरियंस से आपका काम होगा। पढ़े बहुत हो तुम लोग, मुझे पता है, इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो पढ़ा नहीं, जम के पढ़े हो तुम, बहुत मटेरियल है तुम्हारे पास, लेकिन जरूरत का सामान ही चाहिए, तो थोड़ा कम सोचना पड़ेगा, सेंट्रलाइज हो गए, वही मैटर बार बार रिवीजन करो, फेंटो मथो, तो क्रीम मिलेगा। 10 जगह से 10 किताब से घिसने से परेशान हो जाओगे, ठीक है। चलिए बस यही, थैंक यू, शुभ रात्रि, कल रिवीजन करिए।